जभी मीरा ने मारा थप्पड़ रिया मेहरा को। अभी तक मेरा 3 साल बाद मेरे घर वापस लौटी है और आकर सबसे वैसे ही रहती है, सबके साथ जैसे मीरा रहती थी। इन 1 महीना में सिया ने मीरा की सारी आदतें अपना ली थी। आज 1 महीने बाद मीरा यानी कि सिया वापस मुंबई आई थी और उसी कॉलेज में आई थी। आज मीरा का एग्जाम था। मेरा अपना एग्जाम देकर जल्दी एग्जाम हॉल से बाहर आ जाती है। वह कॉलेज देखते हुए आ रही थी कि उसे याद आता है कि उसने आज तक कभी पूरा कॉलेज देखा ही नहीं, चाहे वह मेरा रही हो। सिया तो इस दुनिया की थी ही नहीं। पूरा कॉलेज देखने के बाद मीरा गार्डन एरिया में थी। वहाँ तरह तरह के फूल लगे हुए थे। असल में मीरा यानी कि सिया को फूल पौधों से बहुत प्यार था। मेरा को भी फूल पौधे से बहुत प्यार था। मेरा अभी फूल पौधों के पास खड़ी ही थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी लड़की की आवाज़ थी। अब आगे मीरा अभी पर पौधों के पास खड़ी ही थी कि उसे किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि उसे आवाज़ दे रही थी। मेरा जब पलट कर देखती है तो उसके सामने 3 लड़कियां खड़ी थी। उन तीनों लड़कियों ने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उनकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी उसे पूरी ड्रेस में। मीरा गौर से उन तीनों को देखने लगती है। उन तीनों लड़कियों ने एक तो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, ऊपर से हाई हील की सैंडल पहनी हुई थी और फिर प्लस अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और काफ़ी बोल्ड मेकअप किया हुआ था। और वह तीनों लड़कियों की आंखों में एक गुस्सा था, एक नफरत की आँच थी और वह अपने सामने खड़ी मीरा को देख रही थी। हालांकि मेरा उन लोगों को पहचान गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके गार्डन में बैठे फूल पौधों पर ध्यान देने लगती है। वही तीनों लड़कियां जब देती है कि मीरा उन तीनों को इग्नोर कर नहीं है तुम, जो उन तीनों ग्रुप में पहली लड़की थी यानी कि लीडर, वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वह मीरा को गुस्से भारी आवाज़ में कहती है, इतनी हिम्मत कि तुम रिया मेहरा को इग्नोर करो, तुम 2 कौड़ी की लड़की हो, कौन तुम। मीरा उन तीनों की मुंह नहीं लगाना चाहती थी। वह जानती थी ये तीनों लड़कियां कौन हैं। असल में ये तीनों लड़कियां कोई और नहीं है, उसी की क्लास की 3 लड़कियां थी। ये तीनों लड़कियां अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मीरा को परेशान करने में। इन्होंने हर भी कोशिश की मीरा को परेशान करने की जो ये लोग कर सकती थी, लेकिन मेरा कभी लोगों की बातों का जवाब नहीं देती थी, हर बातें चुपचाप सुन लेती थी क्योंकि यहाँ वह बस उसे शख्स के लिए आई थी। लेकिन आज बात अलग थी। यह मीरा नहीं थी। ऐसी आती सिया को ऐसे लोगों को सबक सिखाना और उनकी असली जगह दिखाना बहुत अच्छे से आता था। वही वह तीनों लड़कियां जो मीरा को देखते हैं कि इग्नोर कर रही है और तीनों लड़कियों को मीरा का चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर यह है। लेकिन उन्हें अपडेट मिल गई थी कि सुबह मीरा कॉलेज आई है आज, और वह भी किसी और के साथ नहीं, ऋषभ राजावत के साथ। ऋषभ राजावत को कौन नहीं जानता था। बिजनेस वर्ल्ड में राजावत कंपनी दूसरे नंबर पर आती है। सब बहुत अच्छे से जानते थे कि इस कंपनी के सीईओ कौन है और उसे कंपनी के एमडी कौन है, उसे कंपनी के ओनर कौन है। सभी बहुत अच्छे से बातें, क्योंकि राजावत फैमिली के सारे बेटे मीडिया के सामने आ चुके थे। अगर कोई नहीं आया था तो वह थी मीरा। असल में मसाला ये था कि आज जब मीरा अपने भाई ऋषभ के साथ जब कॉलेज आई तो सब ने ये गैस कर लिया कि जरूर मीरा का वो सुगर डैडी है या नया बॉयफ्रेंड है। और इसी बातों बातों में बातों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और यह बात जब रिया तक पहुंची तो ये बात सुनकर वो काफ़ी खुश हुई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों में मीरा के लिए नफरत साफ दिखाई देगी। असल में दिया कोई और नहीं, मीरा शख्स को पसंद करती थी, उसे शख्स की होने वाली वाइफ थी। ये बात अभी मीरा को बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि सिया ने सारी तो नहीं लेकिन शुरुआती के लगभग कुछ पन्ने कहानी के बहुत अच्छे से पढ़ रखी थी, इसलिए उसे कुछ किरदारों के बारे में पहले ही पता चल गया था या पहले ही लेखक में मेंशन कर दिया था। इसलिए मीरा को पता था कि सामने खड़ी लड़की इस कहानी के हीरो की होने वाली वाइफ है। मेरा अभी इन्हीं सब सोचों में गुम थी कि उसे फिर से रिया की आवाज़ आती है, जो उसे देखते हुए कह रही थी, तुम मीरा होना, वही मेरा जो पहले मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। आज अचानक से तुम इतने महंगे घर में आ रही हो और इतना बॉयफ्रेंड भी बना लिया। हम नोट बैड, काफ़ी अच्छी तरह की कर रही हो। तुम कितनी रातें रंगीन की है तुमने ऋषभ राजावत की, जो तुम पर फिदा हो गया। अब तक क्लास के सारे बच्चों के एग्जाम हो चुके थे और वह बाहर भी आ चुके थे। एग्जाम हॉल से उन्होंने मीरा और रिया के बीच में सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी और मीरा का इग्नोर करना रिया को वह भी सब ने देखा था। और रिया की बात सुनकर सबकी नज़रें मीरा के ऊपर टिक जाती है, क्योंकि उन्हें रिया की बातें सही लग रही थी। वही एक बार फिर से मीरा यानी सिया के जख्मों को कुरेदा था। रिया ने उसके कैरेक्टर पर अपने हिसाब से इल्जाम लगाकर और अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देकर मीरा यानी सिया का दिमाग एक बार और खराब हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी हाथों की मुठ्ठियां कस के बीच रखी थी। वह कब से बर्दाश्ती कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी। उसके कानों में सभी स्टूडेंट की आवाज़ आने लगी, जो फिर से मीरा की कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, रिया के द्वारा सवाल किए गए उन चीप क्वेश्चंस के।
सिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन अपने कैरेक्टर पर इस तरह का बेहुदा सवाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके मन में रिया के लिए नफरत करने लगी कि आखिर लड़की दूसरी लड़की के बारे में ऐसे शब्द कह सकते हैं। उसके साथ ऐसा हुआ है। अनाथ आश्रम में बहुत सी लड़कियों से कहती थी, उन्होंने उसका सबक मिल भी था सिया के हाथों, और आज फिर वही बात रिया ने कही। मीरा के खिलाफ चौकी सिया के जख्मों को कुरेद गया था। सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल गया था। वह सभी अपनी आंखों में नफरत लिए अपने सामने खड़ी मीरा को देखा था और मीरा अपना सर झुकाए खड़ी थी क्योंकि उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके कानों में सभी स्टूडेंट की आवाज़ भी आ रही थी जो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। अभी स्टूडेंट कुछ और बोलते हैं उससे पहले ही उनके कानों में एक आवाज़ पती है। चटाकक। ग्राउंड जैसे एरिया में सारे स्टूडेंट खड़े थे कॉलेज की, और सभी ने उसे आवाज़ को बखूबी महसूस किया था। उनकी नज़रें जब सामने उठती है तो सबकी नज़रों में एक पल के लिए एक खौफ सा आ जाता है क्योंकि सामने यह आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं थी। मीरा ने रिया पर हाथ उठाया था और रिया नीचे गिर गई थी और उसका सर एक साइड झुका हुआ था। रिया के गिरने से सबको अंदाजा लग गया था कि वह थप्पड़ कितना जोरदार रहा होगा कि रिया नीचे जमीन में गिर गए। मीरा ने अपनी नज़रें उठाकर सामने सबको एक नज़र देखा। उसकी आंखें इस वक्त हद से ज़्यादा लाल थी और उसकी आंखों को देखकर एक पल के लिए उसे ग्राउंड में शांति छा गई। सारे स्टूडेंट चुप हो गए। उसे शांत माहौल में एक सर्द मगर खतरनाक आवाज़ सबके कानों में पड़ी, जो किसी और की नहीं मीरा की थी। बहुत हो गया सबका और बहुत सुन लिया मैंने सबका। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो कि और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाली तुम कौन होती हो? मेरे कैरेक्टर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? और क्या कहा तुमने मैंने कितनी रातें रंगीन की है मैंने, वह भी ऋषभ राजावत के साथ? ऐसा कहकर मीरा कुछ पल रुकती है और फिर अगले पल उसकी डरावनी हंसी उस शांत माहौल में गूंजने लगती है और फिर कहती है। इस बार उसकी आवाज़ हद से ज़्यादा ठंडी और खतरनाक थी। मेरा छोड़ो, खुद का बताओ। खुद तुमने कितनों की रातें रंगीन की है, कितनों के बिस्तर गर्म किए हैं तुमने? ऐसा कहकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो काफ़ी खतरनाक थी। यहाँ पर मौजूद हर स्टूडेंट उन दोनों की बातें सुन रहे थे, लेकिन मीरा की बात सुनकर उन लोगों की है आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रिया जो जमीन पर गिरी हुई थी वह अपने सामने खड़ी हुई लड़की की बात सुनकर एक पल के लिए उसकी रीढ़ की डी कही गई। उसकी असलियत खतरनाक आवाज़ सुनकर, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अपनी नज़रें मीरा से मिलती है तो वह सहन सी जाती है क्योंकि मीरा की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी, जैसे वह आंसुओं की रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मीरा रिया को देखकर फिर आगे की बात कहती है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना रिया मेहरा। और फिर सभी स्टूडेंट को देखकर एक बार फिर मीरा अपनी कड़क और दमदार आवाज़ में कहती है, आइंदा से मुझे उलझने की कोशिश मत करना वरना सच बता रही हूं तब तुम असली मीरा राजावत से मिलोगे। ऐसा कहकर मेरा एक पल शांत होती है और तभी उसे शांति को तोड़ते हुए कुछ कदमों की आहट उन्हें कॉलेज गेट से सुनाई देती है। सारे स्टूडेंट की नज़र वहां जाती है तो बॉडीगार्ड्स का पूरा काफिला वहां आ रहा था और वह सभी आकर मीरा के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं सर झुकाकर, और उन सभी बॉडीगार्ड को देखकर सब एक पल के लिए शांत हो जाते हैं क्योंकि वह बॉडीगार्ड्स काफ़ी ज़्यादा दिखने में खतरनाक लग रहे थे। और उन्हीं के बीच से ऋषभ भी लता हुआ मीरा के पास आता है और मीरा अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। ऋषभ जाकर मीरा का हाथ पकड़ता है और उसके माथे पर फोरहेड पर किस करके उसे एग्जाम के बारे में पूछता है तो मीरा काफ़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ ऋषभ के सारे सवालों के जवाब दे रही थी और उसके साथ अपने कम कर की तरफ बढ़ा देती है। कुछ ही वक्त में मीरा की कार इस होटल के सामने आकर रुकती है जिस होटल में वह लोग ठहरे हुए थे। मीरा जल्दी से अपने रूम में जाती है और मीरा को होटल छोड़कर ऋषभ फिर से अपने ऑफिस चला जाता है। वही रिया अभी भी उसे जगह पर खड़ी हुई थी और सारे स्टूडेंट उसे एक नज़र देखकर चले जाते हैं। और रिया जी तरफ मीरा गई थी ऋषभ का हाथ पकड़े हुए उसे तरफ देखते हुए अपने मन में नफरत के साथ कहती है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है मीरा मेरे ऊपर हाथ उठाकर, और तुम्हें इसका अंजाम जल्द ही भुगतना होगा और तुम्हें इसकी सजा बहुत जल्द मिलेगी, यह रिया मेहरा का वादा है। रिया अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में आज के हुए ड्रामे से मीरा के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वह रिसेप्शन पर कॉल करके अपने लिए एक अदरक वाली कड़क चाय मांगती है और उसको पीकर वह कुछ वक्त के लिए आराम करने लगती है। मीरा के 2 एग्जाम्स और थे जो यहीं रहकर उसे देने थे और एक एग्जाम हो चुका था, 2 एग्जाम्स बाकी थी। मीरा एग्जाम देकर जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। 7 बुरा सपना और एक्सीडेंट। मीरा अपने लिए अदरक की चाय ऑर्डर करती है और कुछ ही वक्त में उसकी चाय आ जाती है। चाय पीने के बाद वह बैठकर स्टडी करने लगती है, काफ़ी वक्त स्टडी करने लगती है और स्टडी करते करते ही वह सो जाती है।
एक जगह एक शख्स खड़ा था। वहां पर आसपास काफी अच्छे पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे और एक लड़की जिसके बाल खुले हुए थे और उसने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। कपड़े देखकर लग रहा था कि वह महारानी है और उसके खुले बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसके सर पर चुन्नी नहीं थी। वह इस वक्त उन फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए उन फूलों को पानी दे रही थी। वह उन्हीं में मगन थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे आवाज दे रहा था, रानी सा, रानी सा। वह लड़की उसे आवाज को सुनकर पलटी है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने इस वक्त राजस्थानी राजाओं वाले कपड़े पहने थे और उसके सर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर वह हल्कीदार। वह लड़की उसे आवाज को सुनकर पलटी है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने इस वक्त राजस्थानी राजाओं वाले कपड़े पहने थे और उसके सर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर वह हल्की दाढ़ी जिससे उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ावा दे रहा था और उसे पर से वह अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट कुछ इंच की थी और वह शख्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे लड़की के सामने वह मुस्कुराते हुए खड़ा था और उसे आवाज दे रहा था, लेकिन वह लड़की अपनी जगह पर खड़ी उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स उसे कब से आवाज दे रहा है। कि ख्यालों की तंत्र तब टूटी जब वह शख्स उसके करीब आकर पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गर्दन पर अपनी गहरी सांस से छोड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, हम आपके हैं रानी सा। ऐसे इस कदर दीवानगी के साथ ना देखा करिए हमें कि हम अपना होश ही खो बैठे। उसे लड़की के चेहरे पर भी अनायासी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और वैसे ही उसे बाहों में थामे हुए जवाब देती है, हम क्या करें हुकुम सा, जब जब आपको देखते हैं तब तब अपना होश खो बैठते हैं। हम इतनी मोहब्बत करती हैं आप हमसे कि आप हमें देखते ही खो बैठती हैं। ये बात हुकुम सा ने कही थी। बिल्कुल आपसे बेइंतहा बेपनाह हद से भी ज्यादा मोहब्बत है आपसे हुकुम सा। ये कहते ही वहां पर एक खिलखिलाने की आवाज आती है। वह आवाज किसी और की नहीं हुकुम सा की थी जो अपनी हुकुम रानी सा की बात पर मुस्कुरा दिए थे। फिर कुछ पल शांत होकर हुकुम सा अपनी हुकुम रानी सा को देखते हुए कहते हैं, मोहब्बत तो हमें भी है लेकिन आपसे ज्यादा। आप मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकती हुकुम रानी सा। हुकुम शाह की बात पर हुकुम रानी सा जवाब देते हुए कहती हैं, लेकिन आप भी मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते हुकुम सा। आप मेरे लिए दुनिया तबाह कर सकते हैं और मैं आपके खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने की ताकत रखती हूँ। आप मेरे लिए दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं और मैं आपके लिए खुद को खत्म करने की ताकत रखती हूँ। आप मेरी खुशी के लिए वह सब कुछ कर सकते हैं और मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जान देने की भी ताकत रखती हूँ। हुकुम रानी सा की बात सुनकर हुकुम सा काफी नाराज हो जाते हैं और हुकुम रानी सा उन्हें मानती है। ऐसे ही की मीठी यादों के साथ ये दिन गुजर जाता है। दूसरा सीन, एक जगह एक शख्स उसे जगह पर घायल अवस्था में खड़ा होकर एक ही नाम बार बार पुकार रहा था, रानी सा, रानी सा, रानी सा। इस शख्स के सामने एक लड़की काफी ज्यादा घायल थी हो और उसने एक राजस्थानी लिबास पहन रखा था। वह लड़की देखने में काफी नामी खान नाम की लग रही थी क्योंकि उसने जिस तरह की कपड़े और जिस तरह की गानी पहनी थी ऐसा लग रहा था जैसे वह रानी हो। इस टाइम उसके सर से हाथ से काफी खून निकल रहा था और उसका वह राजस्थानी लिबास जो काफी महंगा लग रहा था वह भी खून से सना हुआ था और उसके चेहरे पर खून की छींटें थी। और उसके सामने खड़ा शख्स भी काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे और वह काफी मुश्किल से खराब होता है अभी खड़ा ही हुआ था और रानी सा आवाज देते हुए अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे। तभी एक गोली आखिर उनके सीधे कंधे की तरफ लगती है और उसी पल उन्हें संभालने का मौका नहीं मिलता है कि दूसरे ही पल उन्हें फिर से एक और गोली लगती है जो इस जगह पर दोबारा लगी थी और इसी के साथ ही वहां एक चीख गूंज उठती है। इसी के साथ ही मीरा चीख कर उठती है। उसका चेहरा पसीने से तरबितर था और वह काफी ज्यादा गहरी गहरी सांस ले रही थी। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था वह जब अपनी असली दुनिया में थी सिया बनाकर तब भी उसे यही सपने आते थे और जब उसका रिबॉर्न हो गया है इस दुनिया में आई है तभी उसे वही सपने आते हैं। न जाने क्या कनेक्शन था मीरा का इस सपने से कि उसे हर बार हुकुम सा और हुकुम रानी सा की सपना बहुत ज्यादा आते थे। बहुत ज्यादा रिबॉर्न होने के बाद ये पहली दफा था जब सपने से यह वाली आए थे हुकुम सा के, लेकिन रिबन से पहले जब वह अपनी असली दुनिया में थी तो उसे लगभग रोज ही आते थे और उसे यह सोच सोच कर नींद नहीं आती थी कि न जाने कौन है ये लोग और क्या कनेक्शन है उनका सिया से। मीरा को अब नींद नहीं आ रही थी, वह काफी परेशान हो चुकी थी इस सपने से, इसलिए वह घड़ी में वक्त देखी है तो इस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे और वह गहरी सांस लेकर उठाती है। उसे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह होटल से निकलकर कुछ दूर वॉक पर जाएगी। इसलिए वह अपने रूम से निकालकर और उसे होटल से निकलकर सामने स्ट्रीट पर चलने लगती है। इस वक्त रात की 11 बजे रहे थे तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी वह वैसे भी और सड़क पर गाड़ी भी काफी कम चल रही थी।
मीरा अपने उधेड़बुन में चले जा रहे थे। वह ये जाने की कोशिश कर रही थी कि जब वह असली दुनिया में थी तब तो ठीक था कि हाँ उससे ये सब अपने आते हैं, कुछ कनेक्शन रहा होगा, लेकिन वह तो अब एक किताब की दुनिया में है, फिर भी उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और कौन है ये हुकुम सा और कौन है ये हुक्मरानी सा? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिनके बारे में जाने की वह पूरी कोशिश करती है उतना ही वह उलझती चाहिए थी, और ऐसे ही टहलते टालते हुए ना जाने कितनी दूर तक आ गई थी। और वह अपनी नज़दीक उठाकर देखती है तो एक समंदर किनारे था। मीरा उस समंदर किनारे को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि नहीं चलते चलते यहाँ आ गई। असल में मीरा चलते चलते काफी दूर आ गई थी और तकरीबन 35 से 40 मिनट की दूरी पर है ये समंदर करता था। होटल से मीरा गहरी सांस लेती है और इन समंदर किनारे बैठ जाती है। उसे बैठे हुए भी कुछ वक्त ही हुए थे कि उसे अचानक एक गाड़ी की काफी जोर से लड़ने की आवाज आती है। मीरा उसे आवाज को सुनकर जल्दी से खड़ी होती है और अपने पीछे पलटकर देखती है तो एक डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जा टकराती है और वह कर उल्टी हो गई थी। मीरा उसे कर के पास जाती है तो उसे कर में उसे एक शख्स का हाथ नजर आता है। मीरा समझ जाती है कि इस वक्त कर में जरूर कोई ना कोई है और उसे इस कर से निकलना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं निकलेगी तो कुछ ही देर में कर ब्लास्ट हो सकती थी, क्योंकि उसने यहाँ आते वक्त देख लिया था कर की फ्यूल टैंकर से पेट्रोल लीक हो रहा था। मीरा बहुत कोशिश करती है उसे शख्स को निकालने की अंदर कर से, और काफी देर कोशिश करने के बाद वह निकाल लेती है और उसे शख्स को निकाल कर वह एक सब जगह बैठा ही पाती है। एक तेज ब्लास्ट की आवाज उसे शांत एरिया में गूंज उठती है। मीरा अपने लिए अदरक की चाय ऑर्डर करती है और 9-6 ही वक्त में उसकी चाय आ जाती है। चाय पीने के बाद वह बैठकर स्टडी करने लगती है। काफी वक्त स्टडी करने लगती है और स्टडी करते करते ही वह सो जाती है। एक जगह एक शख्स खड़ा था, वहां पर आसपास काफी अच्छे पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे और एक लड़की जिसके बाल खुले हुए थे और उसने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। कपड़े देखकर लग रहा था कि वह महारानी है और उसके खुले बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसके सर पर चुन्नी नहीं थी। वह इस वक्त उन फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए उन फूलों को पानी दे रही थी। वह उन्हें में मगन थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे आवाज दे रहा था, रानी सा, रानी सा। वह लड़की उसे आवाज को सुनकर पलटी है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने इस वक्त राजस्थानी राजाओं वाले कपड़े पहने थे और उसके सर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर वह हल्कीदार। वह लड़की उसे आवाज को सुनकर पलटी है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने इस वक्त राजस्थानी राजाओं वाले कपड़े पहने थे और उसके सर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर वह हल्की दाढ़ी जिससे उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ावा दे रहा था और उसे पर से वह अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट कुछ इंच की थी और वह शख्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे लड़की के सामने वह मुस्कुराते हुए खड़ा था और उसे आवाज दे रहा था, लेकिन वह लड़की अपनी जगह पर खड़ी उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स उसे कब से आवाज दे रहा है। कि ख्यालों की तंत्र तब टूटी जब वह शख्स उसके करीब आकर पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गर्दन पर अपनी गहरी सांस से छोड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, हम आपके हैं रानी सा। ऐसे इस कदर दीवानगी के साथ ना देखा करिए हमें कि हम अपना होश ही खो बैठे। उसे लड़की के चेहरे पर भी अनायासी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और वैसे ही उसे बाहोमेंथा में हुए जवाब देती है, हम क्या करें हुकुम सा, जब जब आपको देखते हैं तब तब अपना होश खो बैठते हैं। हम इतनी मोहब्बत करती है आप हमसे कि आप हमें देखते ही खो बैठती है। ये बात हुकुम सा ने कही थी। बिल्कुल आपसे बेइंतहा बेपनाह हद से भी ज्यादा मोहब्बत है आपसे हुकुम सा। ये कहते ही वहां पर एक खिलखिलाने की आवाज आती है। वह आवाज किसी और की नहीं हुकुम सा की थी जो अपनी हुकुम रानी सा की बात पर मुस्कुरा दिए थे। फिर कुछ पल शांत होकर हुकुम सा अपनी हुकुम रानी सा को देखते हुए कहते हैं, मोहब्बत तो हमें भी है लेकिन आपसे ज्यादा। आप मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकती हुकुम रानी सा। हुकुम शाह की बात पर हुकुम रानी सा जवाब देते हुए कहती हैं, लेकिन आप भी मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते हुकुम सा। आप मेरे लिए दुनिया तबाह कर सकते हैं और मैं आपके खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने की ताकत रखती हूँ। आप मेरे लिए दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं और मैं आपके लिए खुद को खत्म करने की ताकत रखती हूँ। आप मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं और मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जान देने की भी ताकत रखती हूँ। हुकुम रानी सा की बात सुनकर हुकुम सा काफी नाराज ही जाते हैं और हुकुम रानी सा उन्हें मानती है। ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ ये दिन गुजर जाता है। दूसरा सीन, एक जगह एक शख्स उसे जगह पर घायल अवस्था में खड़ा होकर एक ही नाम बार बार पुकार रहा था, रानी सा, रानी सा, रानी सा। इस शख्स के सामने एक लड़की काफी ज्यादा घायल थी हो और उसने एक राजस्थानी लिबास पहन रखा था। वह लड़की देखने में काफी नामी खान नाम की लग रही थी, क्योंकि उसने जिस तरह की कपड़े और जिस तरह की गानी पहनी थी ऐसा लग रहा था जैसे वह रानी हो।
इस टाइम उसके सर से हाथ से काफी खून निकल रहा था और उसका वह राजस्थानी लिबास जो काफी महंगा लग रहा था वह भी सब खून से सना हुआ था और उसके चेहरे पर खून की छींटें थी। और उसके सामने खड़ा शख्स भी काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे और वह काफी मुश्किल से खराब होता है अभी खड़ा ही हुआ था और रानीसा आवाज देते हुए अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे, तभी एक गोली आखिर उनके सीधे कंधे की तरफ लगती है और उसी पल उन्हें संभालने का मौका नहीं मिलता है कि दूसरे ही पल उन्हें फिर से एक और गोली लगती है जो इस जगह पर दोबारा लगी थी और इसी के साथ ही वहां एक चीख गूंज उठती है, हुकुम सा। इसी के साथ ही मीरा चीख कर उठती है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और वह काफी ज्यादा गहरी गहरी सांस ले रही थी। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था वह जब अपनी असली दुनिया में थी सिया बनाकर तब भी उसे यही सपने आते थे और जब उसका रिबॉर्न हो गया है इस दुनिया में आई है तभी उसे वही सपने आते हैं। न जाने क्या कनेक्शन था मीरा का इस सपने से कि उसे हर बार हुकुम सा और हुकुम रानी सा की सपना बहुत ज्यादा आते थे। बहुत ज्यादा रिबॉर्न होने के बाद ये पहली दफा था जब सपने से यह वाली आए थे हुकुम सा के, लेकिन रिबन से पहले जब वह अपनी असली दुनिया में थी तो उसे लगभग रोज ही आते थे और उसे यह सोच सोच कर नींद नहीं आती थी कि न जाने कौन है ये लोग और क्या कनेक्शन है उनका सिया से। मीरा को अब नींद नहीं आ रही थी, वह काफी परेशान हो चुकी थी इस सपने से, इसलिए वह घड़ी में वक्त देखी है तो इस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे और वह गहरी सांस लेकर उठाती है। उसे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह होटल से निकलकर कुछ दूर वॉक पर जाएगी। इसलिए वह अपने रूम से निकालकर और उसे होटल से निकलकर सामने स्ट्रीट पर चलने लगती है। इस वक्त रात की 11 बजे रहे थे तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी वह वैसे भी, और सड़क पर गाड़ी भी काफी कम चल रही थी। मीरा अपने उधेड़बुन में चले जा रहे थे, वह ये जाने की कोशिश कर रही थी कि जब वह असली दुनिया में थी तब तो ठीक था कि हाँ उससे ये सब अपने आते हैं, कुछ कनेक्शन रहा होगा, लेकिन वह तो अब एक किताब की दुनिया में है फिर भी उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और कौन है ये हुकुम सा और कौन है ये हुकुम रानी सा जिनके बारे में जाने की वह पूरी कोशिश करती है, उतना ही वह उलझती चाहिए थी और ऐसे ही टहलते टालते हुए ना जाने कितनी दूर तक आ गई थी और वह अपनी नज़दीक उठाकर देखती है तो एक समंदर किनारे था। मीरा उस समंदर किनारे को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि नहीं चलते चलते यहाँ आ गई। असल में मीरा चलते चलते काफी दूर आ गई थी और तकरीबन 35 से 40 मिनट की दूरी पर है ये समंदर करता था। होटल से मीरा गहरी सांस लेती है और इस समंदर किनारे बैठ जाती है। उसे बैठे हुए भी कुछ वक्त ही हुए थे कि उसे अचानक एक गाड़ी की काफी जोर से लड़ने की आवाज आती है। मीरा उसे आवाज को सुनकर जल्दी से खड़ी होती है और अपने पीछे पलटकर देखती है तो एक डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जा टकराती है और वह कर उल्टी हो गई थी। मीरा उसे कर के पास जाती है तो उसे कर में उसे एक शख्स का हाथ नजर आता है। मीरा समझ जाती है कि इस वक्त कर में जरूर कोई ना कोई है और उसे इस कर से निकलना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं निकलेगी तो कुछ ही देर में कर ब्लास्ट हो सकते थे, क्योंकि उसने यहाँ आते वक्त देख लिया था कर की फ्यूल टैंकर से पेट्रोल लीक हो रहा था। मीरा बहुत कोशिश करती है उसे शख्स को निकालने की अंदर कर से और काफी देर कोशिश करने के बाद वह निकाल लेती है और उसे शख्स को निकाल कर वह एक सब जगह बैठा ही पाती है। एक तेज ब्लास्ट की आवाज उसे शांत एरिया में गूंज उठती है। आज के लिए इतना ही, जाने के लिए आगे पढ़ते रहिए। रिबॉर्न इन बुक। हेलो एवरीवन। अब तक मीरा कॉलेज गई थी और वहाँ काफी कुछ हुआ। रिया मेहरा से सामना हुआ और रिया ने काफी बातें सुनाई मीरा को और मीरा ने भी रिया की बातों का जवाब भी दिया बराबर से। लास्ट में आकर होटल में ड्रॉप करने के बाद ऋषभ अपने ऑफिस चला जाता है। मीरा अपने रूम में जाकर सबसे पहले फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद रूम में बैठकर स्टडी करने जा रही होती है कि उसके सर में हेडेक होता है और वह अपने लिए अदरक वाली चाय ऑर्डर करती है। अब आगे मीरा अपने लिए अदरक की चाय ऑर्डर करती है और कुछ ही वक्त में उसकी चाय आ जाती है। चाय पीने के बाद वह बैठकर स्टडी करने लगती है, काफी वक्त स्टडी करने लगती है और स्टडी करते करते ही वह सो जाती है। एक जगह एक शख्स खड़ा था, वहां पर आसपास काफी अच्छे पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे और एक लड़की जिसके बाल खुले हुए थे और उसने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। कपड़े देखकर लग रहा था कि वह महारानी है और उसके खुले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसके सर पर चुन्नी नहीं थी। वह इस वक्त उन फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए उन फूलों को पानी दे रही थी। वह उन में मगन थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे आवाज दे रहा था। रानी सा वह लड़की उसे आवाज को सुनकर पलटी है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने इस वक्त राजस्थानी राजाओं वाले कपड़े पहने थे और उसके सर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर वह हल्कीदार। वह लड़की उसे आवाज को सुनकर पलटी है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने इस वक्त राजस्थानी राजाओं वाले कपड़े पहने थे और उसके सर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर वह हल्की दाढ़ी जिससे उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ावा दे रहा था और उसे पर से वह अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट कुछ इंच की थी और वह शख्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा था।
उसे लड़की के सामने वह मुस्कुराते हुए खड़ा था और उसे आवाज दे रहा था, लेकिन वह लड़की अपनी जगह पर खड़ी उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स उसे कब से आवाज दे रहा है। कि ख्यालों की तंत्र तब टूटी जब वह शख्स उसके करीब आकर पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गर्दन पर अपनी गहरी सांस से छोड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, हम आपके हैं रानी सा, ऐसे इस कदर दीवानगी के साथ ना देखा करिए हमें कि हम अपना होश ही खो बैठे। उसे लड़की के चेहरे पर भी अनायासी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और वैसे ही उसे बाहों में थामे हुए जवाब देती है, हम क्या करें हुकुम सा, जब जब आपको देखते हैं तब तब अपना होश खो बैठते हैं। हम इतनी मोहब्बत करती है आप हमसे कि आप हमें देखते ही खो बैठती है। ये बात हुकुम सा ने कही थी। बिल्कुल आपसे बेइंतहा बेपनाह हद से भी ज्यादा मोहब्बत है आपसे हुकुम सा। ये कहते ही वहां पर एक खिलखिलाने की आवाज आती है। वह आवाज किसी और की नहीं हुकुम सा की थी, जो अपनी हुकुम रानी सा की बात पर मुस्कुरा दिए थे। फिर कुछ पल शांत होकर हुकुम सा अपनी हुकुम रानी सा को देखते हुए कहते हैं, मोहब्बत तो हमें भी है लेकिन आपसे ज्यादा। आप मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकती हुकुम रानी सा। हुकुम शाह की बात पर हुकुम रानी सा जवाब देते हुए कहती हैं, लेकिन आप भी मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते हुकुम सा। आप मेरे लिए दुनिया तबाह कर सकते हैं और मैं आपके खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने की ताकत रखती हूँ। आप मेरे लिए दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं और मैं आपके लिए खुद को खत्म करने की ताकत रखती हूँ। आप मेरी खुशी के लिए वह सब कुछ कर सकते हैं और मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जान देने की भी ताकत रखती हूँ। हुकुम रानी सा की बात सुनकर हुकुम सा काफी नाराज हो जाते हैं और हुकुम रानी सा उन्हें मानती है। ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ ये दिन गुजर जाता है। दूसरा सीन, एक जगह एक शख्स उसे जगह पर घायल अवस्था में खड़ा होकर एक ही नाम बार बार पुकार रहा था, रानी सा, रानी सा, रानी सा। इस शख्स के सामने एक लड़की काफी ज्यादा घायल थी हो और उसने एक राजस्थानी लिबास पहन रखा था। वह लड़की देखने में काफी नामी खान नाम की लग रही थी, क्योंकि उसने जिस तरह की कपड़े और जिस तरह की गानी पहनी थी ऐसा लग रहा था जैसे वह रानी हो। इस टाइम उसके सर से हाथ से काफी खून निकल रहा था और उसका वह राजस्थानी लिबास जो काफी महंगा लग रहा था वह भी खून से सना हुआ था और उसके चेहरे पर खून की छींटें थी। और उसके सामने खड़ा शख्स भी काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे और वह काफी मुश्किल से खराब होता है अभी खड़ा ही हुआ था और रानी सा आवाज देते हुए अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे, तभी एक गोली आखिर उनके सीधे कंधे की तरफ लगती है और उसी पल उन्हें संभालने का मौका नहीं मिलता है कि दूसरे ही पल उन्हें फिर से एक और गोली लगती है जो इस जगह पर दोबारा लगी थी और इसी के साथ ही वहां एक चीख गूंज उठती है, हुकुम सा। इसी के साथ ही मीरा चीख कर उठती है। उसका चेहरा पसीने से तरबितर था और वह काफी ज्यादा गहरी गहरी सांस ले रही थी। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था, वह जब अपनी असली दुनिया में थी सिया बनाकर तब भी उसे यही सपने आते थे और जब उसका रिबॉर्न हो गया है 10 दुनिया में आए हैं तभी उसे वही सपने आते हैं। न जाने क्या कनेक्शन था मीरा का इस सपने से कि उसे हर बार हुकुम सा और हुकुम रानी सा की सपना बहुत ज्यादा आते थे। बहुत ज्यादा रिबॉर्न होने के बाद ये पहली दफा था जब सपने से यह वाली आए थे हुकुम सा के, लेकिन रिबन से पहले जब वह अपनी असली दुनिया में थी तो उसे लगभग रोज ही आते थे और उसे यह सोच सोच कर नींद नहीं आती थी कि न जाने कौन है ये लोग और क्या कनेक्शन है उनका सिया से। मीरा को अब नींद नहीं आ रही थी, वह काफी परेशान हो चुकी थी इस सपने से, इसलिए वह घड़ी में वक्त देखी है तो इस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे और वह गहरी सांस लेकर उठाती है। उसे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह होटल से निकलकर कुछ दूर वॉक पर जाएगी। इसलिए वह अपने रूम से निकालकर और उसे होटल से निकलकर सामने स्ट्रीट पर चलने लगती है। इस वक्त रात की 11 बजे रहे थे तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी वह वैसे भी, और सड़क पर गाड़ी भी काफी कम चल रही थी। मीरा अपने उधेड़बुन में चले जा रहे थे, वह ये जाने की कोशिश कर रही थी कि जब वह असली दुनिया में थी तब तो ठीक था कि हाँ उससे ये सब अपने आते हैं, कुछ कनेक्शन रहा होगा, लेकिन वह तो अब एक किताब की दुनिया में है फिर भी उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और कौन है ये हुकुम सा और कौन है ये हुकुम रानी सा, जिनके बारे में जाने की वह पूरी कोशिश करती है उतना ही वह उलझती चाहिए थी। और ऐसे ही टहलते टालते हुए ना जाने कितनी दूर तक आ गई थी और वह अपनी नज़दीक उठाकर देखती है तो एक समंदर किनारे था। मीरा उस समंदर किनारे को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि नहीं चलते चलते यहाँ आ गई। असल में मीरा चलते चलते काफी दूर आ गई थी और तकरीबन 35 से 40 मिनट की दूरी पर है ये समंदर करता था। होटल से मीरा गहरी सांस लेती है और इस समंदर किनारे बैठ जाती है। उसे बैठे हुए भी कुछ वक्त ही हुए थे कि उसे अचानक एक गाड़ी की काफी जोर से लड़ने की आवाज आती है। मीरा उसे आवाज को सुनकर जल्दी से खड़ी होती है और अपने पीछे पलट कर देखती है तो एक डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जा टकराती है।
और वह कर उल्टी हो गई थी। मीरा उसे कर के पास जाती है तो उसे कर में उसे एक शख्स का हाथ नजर आता है। मीरा समझ जाती है कि इस वक्त कर में जरूर कोई ना कोई है और उसे इस कर से निकलना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं निकलेगी तो कुछ ही देर में कर ब्लास्ट हो सकते थे, क्योंकि उसने यहाँ आते वक्त देख लिया था कर की फ्यूल टैंकर से पेट्रोल लीक हो रहा था। मीरा बहुत कोशिश करती है उसे शख्स को निकालने की अंदर कर से, और काफी देर कोशिश करने के बाद वह निकाल लेती है और उसे शख्स को निकाल कर वह एक सब जगह बैठा ही पाती है। एक तेज ब्लास्ट की आवाज उसे शांत एरिया में गूंज उठती है। एक अनजान इंसान और हॉस्पिटल। मीरा जो कि टहलते टहलते समंदर किनारे आ गई थी, उसे अभी बैठे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसे किसी चीज के लड़ने की आवाज आती है। वह जब अपनी नजर घूमकर पीछे देखी है तो एक कर तेजी से आकर एक बड़ी सी पेड़ से टकरा जाती है। ऐसा होते ही मीरा किया कि बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो कहानी में कहीं नहीं था। उसने कहानी पढ़ी थी लेकिन कहानी में इस एक्सीडेंट का तो कोई जिक्र नहीं था कहीं पर भी। मीरा अपने कदम उसे कर की तरफ बढ़ा देती है। मीरा वहां जाकर देखते हैं तो उसे एक शख्स अगर नजर आता है करके मीरा जल्दी से उसे कर को खोलता है और उसे शख्स को निकलती है और उसे शख्स को एक सब जगह लेकर आई होती है कि कर की ब्लास्ट होने की आवाज आती है। हालांकि वह जगह काफी शांत जगती, वहां काफी कम बिल्डिंग थी पर कार भी कम ही आ रही थी। कर ब्लास्ट होने की वजह से मीरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपनी नज़र इधर उधर करके देखते हैं तो उसे कोई भी नजर नहीं आता मदद करने के लिए। तभी उसे याद आता है कि वह अपने साथ फोन लेकर आई थी। मीरा उसे शख्स को देखती है तो वह शख्स इस वक्त बेहोशी की हालत में था और मीरा नीचे बैठकर उसे शख्स के गाल को थप थप थपाती है। मीरा इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो गई थी इस वक्त की अचानक से आकर एक कार टकरा गई थी एक पेड़ से और उसे शख्स की काफी ज्यादा चोट भी आई थी जो उसे कर में था। उसके सर से खून निकल रहा था। चोट नहीं आई थी कि बेहोशी हो, लेकिन वह बेहोशी की हालत में था। उस शख्स की उम्र तकरीबन यही कोई 28 से 30 साल की रही होगी और दिखने में भी काफी हटा-कटा लंबा चौड़ा इंसान था। मीरा उसे शख्स के चेहरे को देखने की काफी कोशिश करती है पर वह देख नहीं पाती, क्योंकि उसके चेहरे पर ब्लड लगे हुए थे और उसे ब्लड से पूरा एक साइड उसे इंसान के चेहरे पर लगा हुआ था, यानी कि पूरा फैल चुका था और सर में काफी गहरी चोट आई थी। देखने में तो यह लग रहा था कि उसकी चोट पहले से आई थी। वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था और ड्राइविंग सही से ना कर पाने के कारण उसकी कर का बैलेंस बिगड़ और वह पेड़ से जाकर टकरा गई। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी उसे याद आता है कि वह अपना फोन भी लेकर आए थे। मीरा एक नज़र उसे शख्स को देखते हैं जो उसे पेड़ के पास लेटा हुआ था, हालांकि वह अभी आधी बेहोशी में था। मीरा जल्दी से उस शख्स के पास बैठती है और फिर उसे इंसान के चेहरे को छूकर काफी नर्म आवाज में रहती है। उसकी आवाज में कपकपाहट साफ महसूस की जा सकती थी। मीरा उसे इंसान के पास बैठ जाती है और फिर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है और अरौंदी सी आवाज में कहती है, प्लीज 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 बेहोश मत होना, होश में रहने की पूरी कोशिश करो, बस खुद को 2 मिनट तक संभालो, मैं अभी वापस आ रही हूँ, बस यूं गई और यूं आए। ऐसा कहते हुए मीरा तुरंत उस शख्स के पास से उठती है और तुरंत दौड़कर बीच के पास जाती है और वहां अपना फोन ढूंढते हैं। वह काफी ज्यादा परेशान थी कि उसे अपने सामने रखी हुई चीज नहीं नजर आ रही थी। उसकी आंखों में अब तक आंसू आ गया था, क्योंकि उसने ऐसी हालत और ऐसा एक्सीडेंट आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसने पहले जीवन में देखा था। न जाने क्यों उसे शख्स को ऐसी हालत में देखकर मीरा की आंख से आंसू अपने आप निकल रहे थे। खैर मीरा तुरंत फोन ढूंढते हैं और फोन जब उससे मिल जाता है तो वह जल्दी से फोन उठाकर उसे पेड़ की तरफ चली जाती है जहां पर वह शख्स मौजूद था। खैर मीरा उस शख्स के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वह शख्स अभी अपनी आंख बंद करके बैठा था। मीरा जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो उसका दिल धक से रह जाता है। उसने जाने क्यों डर लगने लगा था कि कहीं इस शख्स की सांसें बंद ना हो जाए। उसे इंसान को कोई भी मूवमेंट करता ना देखकर एक पल के लिए मीरा कांपसी उठी। न जाने क्यों उसे रोना आ गया और वह रोने लगी। मीरा की रोने की आवाज सुनकर उसे शख्स ने हलचल की और अपनी आंखें खोली तो उसके सामने बैठी लड़की, जिसका रंग रूप गोरा और उसकी आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। मीरा को देखकर न जाने क्यों उसे शख्स की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह मीरा को एक तक देखने लगा। जब उसे शख्स को महसूस हुआ कि मीरा रोना बंद नहीं कर रही है तो वह शख्स अपनी हल्की आवाज में मीरा से कहता है। उसे शख्स की आवाज हल्की जरूर थी, लेकिन फिर भी उसे आवाज में एक रौब और एक सर्दपन था। जिंदा हुम्रा नहीं जो इस तरह रो रही हो। उसे शख्स की आवाज सुनकर मीरा अपनी आंखें खोलता है तो उसे शख्स की आंखें खुली देखकर मीरा को न जाने क्यों खुशी होती है और वह तुरंत उसे शख्स के गले लग जाती है। मीरा के गले लगते ही उसे शख्स की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर मीरा तुरंत पीछे हट जाती है। मीरा उससे दूर होकर बैठ जाती है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं बैठी थी और ना ज्यादा करीब थी, बस तकरीबन आधे हाथ फैसले पर बैठी थी।
मीरा उसे शख्स के चेहरे को बड़ी बारीकी से देखती है। उसे इंसान के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे, हालांकि उसकी आंखें खुली थी। उसकी आंखें जिनका कलर हेजल था और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, शार्प नोज और आधे फेस पर खून लगे हुए थे। मीरा तुरंत उस इंसान से अपनी नज़र हटती है और अपने फ़ोन में देखती है और तुरंत एक एम्बुलेंस को कॉल करती है। कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस आ जाती है। मीरा भी उसी एम्बुलेंस में उसे शख्स के साथ चली जाती है। अब तक वह शख्स लगभग भी होश हो चुका था, क्योंकि मीरा ने उसे ऑब्जर्व किया था तो उसके उल्टे कंधे की तरफ गोली लगी थी और सर पर भी काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिस वजह से उसके सर से खून बहाकर उसके आधे चेहरे को ढक रहा था। खैर, कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाती है और उसे शख्स को ओटी में ले जाया जाता है। तभी एक नर्स दौड़ते हुए मीरा पास आती है और मीरा को एक फॉर्म देती है। मीरा उसे फॉर्म को पकड़ के सवालिया नज़रों से नर्स को देखते हैं तो नर्स मीरा की नज़र समझते हुए कहती है, ये फॉर्म है और आप इस फाइल कर दीजिए, इसके बाद आपके हस्बैंड का इलाज शुरू हो जाएगा। मीरा नर्स की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि नर्स ने उसे इंसान को मीरा का हस्बैंड बताया था। मीरा उससे कुछ कहती कि नर्स फिर से उसे देखते हुए कहती है, मैडम जल्दी करिए, आप जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक आपके हस्बैंड का इलाज शुरू नहीं होगा, प्लीज़ जल्दी करिए। मीरा अपना सर हमें हिलती है और जल्दी से सिग्नेचर करके नर्स को फॉर्म तुरंत दे देती है और मीरा वहीं पर ओटी के बाहर बेंच लगी हुई थी उसी पर बैठ जाती है। मीरा को बैठे हुए अभी लगभग आधे घंटे ही हुए होने की नज़र से बाहर आती है और वह जल्दी से मीरा के पास आती है और उससे कहती है कि आपके हस्बैंड को ब्लड की ज़रूरत है, और नर्स उसे ब्लड ग्रुप भी बताती है जो कि मीरा के ब्लड ग्रुप से सेम था। मीरा बिना कुछ सोचे समझे उसे नर्स को हाँ कर देती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मीरा उसे वार्ड से बाहर आती है और उसके हाथ में इस वक्त कॉटन लगी हुई थी और वह अपने हाथ को पकड़े हुए बाहर आती है और फिर से वही बेंच पर बैठ जाती है। मीरा की आंखें अभी भी सजी हुई थी रोने की वजह से, जो लाल हो गई थी, और उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने 2 बोतल ब्लड दिया था। मेरा वक्त देखी है तो रात के करीब 1 बज चुके थे। तकरीबन ये ऑपरेशन 2 से 3 घंटे चलता है और 3:30 औरती का रूम का डोर ओपन होता है। औरती से डॉक्टर बाहर आते हैं। डोर के ओपन होने की आवाज़ जब मीरा सुनती है तो वह तुरंत खड़ी हो जाती है और डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर से वह कुछ कहती कि डॉक्टर ही मीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, बस अभी बेहोश है, उनको गोली लगी थी, हमने गोली निकाल दी है और सर में काफ़ी गहरी चोट आई थी तो वहाँ पर स्टिचेस लगे हुए हैं। आपको उनका पूरा ध्यान रखना है कि उनके स्टेटस पर ज़्यादा जोर ना पड़े और आपके हस्बैंड को लगभग 12 घंटे में होश आ जाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड को एक VIP रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मीरा हाँ में सर हिलाती है और अब तक उसे इंसान को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरा वार्ड में जाकर एक नज़र उसे शख्स को देखते हैं और कुछ देर तक उसके पास बैठी रहती है। न जाने क्यों उसे शख्स का चेहरा मीरा को कहीं देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा था उसे याद नहीं आ रहा था। अभी मीरा उसे इंसान के पास बैठी ही हुई थी कि उसके फ़ोन पर अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते हैं। वह अपने फ़ोन में देखती है तो सुबह के इस वक्त 4:30 हो रहे थे। मीरा फ़ोन को देखकर गहरी सांस लेती है और फिर उसे शख्स पर अपनी भरपूर नज़र डालकर उसे रूम से निकल जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रिव्यू देना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी त मीरा कॉलेज में तमाशा से काफ़ी ज़्यादा उसके सर में दर्द थी। वह होटल जाकर सबसे पहले अपने लिए अदरक वाली चाय ऑर्डर करती है। चाय पीने के बाद वह पढ़ने बैठ जाती है। पढ़ते पढ़ते वह सो जाती है। उसकी आंख खुलती है रात के 11 बजे। उसने आज फिर वही हुकुम सा और हुकुम रानी सा वाला सपना देखा था। उसे यह सपना अपने पहले जन्म में भी आता था। वह इस सपने से काफ़ी परेशान हो चुकी है। अब मीरा का मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसकी दिलो दिमाग में बस एक ही चीज़ छाई हुई थी, वह थी हुकुम सा, और वह सपना उसने आज हुकुम सा का चेहरा अपनी सपने में देखा था। आखिर क्या कनेक्शन था मीरा का उन सपनों से? अब आगे मेरा जो कि टहलते टहलते समंदर किनारे आ गई थी, उसे अभी बैठे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसे किसी चीज़ के लेने की आवाज़ आती है। वह जब अपनी नज़र घूमकर पीछे देखी है तो एक कर तेजी से आकर एक बड़ी सी पेड़ से टकरा जाती है। ऐसा होते ही मेरा किया कि बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो कहानी में कहीं नहीं था। उसने कहानी पढ़ी थी लेकिन कहानी में इस एक्सीडेंट का तो कोई जिक्र नहीं था कहीं पर भी। मीरा अपने कदम उसे कर की तरफ बढ़ा देती है। 120 मीरा वहां जाकर देखते हैं तो उसे एक शख्स अगर नजर आता है करके मेरा जल्दी से उसे कर को खोलता है और उसे शख्स को निकलती है और उसे शख्स को एक सब जगह लेकर आई होती है कि कर की ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। हालांकि वह जगह काफ़ी शांत जगती, वहां काफ़ी कम बिल्डिंग थी पर कार भी कम ही आ रही थी।
कार ब्लास्ट होने की वजह से मीरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपनी नज़र इधर उधर करके देखते हैं तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता मदद करने के लिए। तभी उसे याद आता है कि वह अपने साथ फ़ोन लेकर आ थी। मीरा उसे शख्स को देखती है तो वह शख्स इस वक्त बेहोशी की हालत में था और मीरा नीचे बैठकर उसे शख्स के गाल को थपथपाती है। मीरा इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इस वक्त की अचानक से आकर एक कार टकरा गई थी एक पेड़ से और उसे शख्स की काफी ज्यादा चोट भी आई थी जो उसे कर में था। उसके सर से खून निकल रहा था। चोट नहीं आई थी कि बेहोशी हो, लेकिन वह बेहोशी की हालत में था। उस शख्स की उम्र तकरीबन यही कोई 28 से 30 साल रही होगी और दिखने में भी काफी हटा कटा लंबा चौड़ा इंसान था। मीरा उसे शख्स के चेहरे को देखने की काफी कोशिश करती है पर वह देख नहीं पाती क्योंकि उसके चेहरे पर ब्लड लगे हुए और उसे ब्लड से पूरा एक साइड उसे इंसान के चेहरे पर लगा हुआ था, यानी कि पूरा फैल चुका था और सर में काफी गहरी चोट आई थी। देखने में तो ये लग रहा था कि उसकी चोट पहले से आई थी। वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था और ड्राइविंग सही से ना कर पाने के कारण उसकी कार का बैलेंस बिगड़ और वह पेड़ से जाकर टकरा गई। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी उसे याद आता है कि वह अपना फ़ोन भी लेकर आए थे। मीरा एक नज़र उसे शख्स को देखते हैं जो उसे पेड़ के पास लेटा हुआ था, हालांकि वह अभी आधी बेहोशी में था। मीरा जल्दी से उस शख्स के पास बैठती है और फिर उसे इंसान के चेहरे को छूकर काफ़ी नर्म आवाज़ में हंसती है। उसकी आवाज़ में कपकपाहट साफ महसूस की जा सकती थी। मीरा उसे सान के पास बैठ जाती है और फिर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है और अरौंदी सी आवाज़ में कहती है, प्लीज़ 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 बेहोश मत होना, होश में रहने की पूरी कोशिश करो, बस खुद को 2 मिनट तक संभालो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। बस यूं गई और यूं आई। ऐसा कहते हुए मीरा तुरंत उस शख्स के पास से उठती है और तुरंत दौड़कर बीच के पास जाती है और वहां अपना 1:20 का फ़ोन ढूंढते हम वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसे अपने सामने रखी हुई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में अब तक आंसू आ गया था क्योंकि उसने ऐसी हालत और ऐसा एक्सीडेंट आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसने पहले जीवन में देखा था। न जाने क्यों उसे शख्स को ऐसी हालत में देखकर मीरा की आंख से आंसू अपने आप निकल रहे थे। खैर मीरा तुरंत फ़ोन ढूंढते हैं और फ़ोन जब उससे मिल जाता है तो वह जल्दी से फ़ोन उठाकर उसे पेड़ की तरफ चली जाती है जहां पर वह शख्स मौजूद था। खैर मीरा उस शख्स के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वह शख्स अभी अपनी आंख बंद करके बैठा था। मीरा जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो उसका दिल धक से रह जाता है। उसने जाने क्यों डर लगने लगा था कि कहीं इस शख्स की सांसें बंद ना हो जाए। उसे इंसान को कोई भी मूवमेंट करता ना देखकर एक पल के लिए मीरा कांपसी उठी। न जाने क्यों उसे रोना आ गया और वह रोने लगी। मीरा की रोने की आवाज़ सुनकर उसे शख्स ने हलचल की और अपनी आंखें खोली तो उसके सामने बैठी लड़की जिसका रंग रूप गोरा और उसकी आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। मीरा को देखकर न जाने क्यों उसे शख्स की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह मीरा को एक तक देखने लगा। जब उसे शख्स को महसूस हुआ कि मीरा रोना बंद नहीं कर रही है तो वह शख्स अपनी हल्की आवाज़ में मीरा से कहता है। उसे शख्स की आवाज़ हल्की जरूर थी लेकिन फिर भी उसे आवाज़ में एक रौब और एक सर्दपन था। जिंदा हुम्रा नहीं हूँ जो इस तरह रो रही हो। उसे शख्स की आवाज़ सुनकर मीरा अपनी आंखें खोलता है तो उसे शख्स की आंखें खुली देखकर मीरा को न जाने क्यों खुशी होती है और वह तुरंत उसे शख्स के गले लग जाती है। मीरा के गले लगते ही उसे शख्स की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर मीरा तुरंत पीछे हट जाती है। मीरा उससे दूर होकर बैठ जाती है लेकिन इतनी भी दूर नहीं बैठी थी और ना ज़्यादा करीब थी, बस तकरीबन आधे हाथ की फैसले पर बैठी थी। मीरा उसे शख्स के चेहरे को बड़ी बारीकी से देखती है। उसे इंसान के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे, हालांकि उसकी आंखें खुली थी। उसकी आंखें जिनका कलर हेजल था और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, शार नोज और आधे फेस पर खून लगे हुए थे। मीरा तुरंत उस इंसान से अपनी नज़र हटती है और अपने फ़ोन में देखती है और तुरंत एक एम्बुलेंस को कॉल करती है। कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस आ जाती है। मीरा भी उसे एम्बुलेंस में उसे शख्स के साथ चली जाती है। अब तक वह शख्स लगभग बेहोश हो चुका था क्योंकि मीरा ने उसे ऑब्जर्व किया था तो उसके उल्टे कंधे की तरफ गोली लगी थी और सर पर भी काफ़ी गहरी चोट आई थी जिस वजह से उसके सर से खून बहाकर उसके आधे चेहरे को ढक रहा था। खैर कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाती है और उसे शख्स को ओटी में ले जाया जाता है। तभी एक नर्स दौड़ते हुए मीरा के पास आती है और मीरा को एक फॉर्म देती। मीरा उसे फॉर्म को पकड़ के सवालिया नज़रों से नर्स को देखते हैं तो नर्स मीरा और नज़र समझते हुए कहती है, ये फॉर्म है और आप इस फाइल कर दीजिए, इसके बाद आपके हस्बैंड का इलाज शुरू हो जाएगा। मीरा नर्स की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि नर्स ने उसे इंसान को मीरा का हस्बैंड बताया था। मीरा उससे कुछ कहती कि नर्स फिर से उसे देखते हुए कहती है, मैडम जल्दी करिए, आप जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक आपके हस्बैंड का इलाज शुरू नहीं होगा, प्लीज़ जल्दी करिए।
मीरा अपना सर हमें हिलती है और जल्दी से सिग्नेचर करके नर्स को फॉर्म तुरंत दे देती है। और मीरा वहीं पर ओटी के बाहर बेंच लगी हुई थी उसी पर बैठ जाती है। मीरा को बैठे हुए अभी लगभग आधे घंटे ही हुए होंगे कि नर्स ओट से बाहर आती है और वह जल्दी से मीरा के पास आती है और उससे कहती है कि आपके हस्बैंड को ब्लड की ज़रूरत है। और नर्स उसे ब्लड ग्रुप भी बताती है जो कि मीरा के ब्लड ग्रुप से सेम था। मीरा बिना कुछ सोचे समझे उसे नर्स को हाँ कर देती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मीरा उसे वार्ड से बाहर आती है और उसके हाथ में इस वक्त कॉटन लगी हुई थी और वह अपने हाथ को पकड़ हुए बाहर आती है और फिर से वही बेंच पर बैठ जाती है। मीरा की आंखें अभी भी सजी हुई थी रोने की वजह से जो लाल हो गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने 2 बोतल ब्लड दिया था। मेरा वक्त देखी है तो रात के करीब 1 बज चुके थे। तकरीबन ये ऑपरेशन 2 से 3 घंटे चलता है और 3:30 औरती का रूम का डोर ओपन होता है। औरती से डॉक्टर बाहर आते हैं। डोर के ओपन होने की आवाज़ जब मीरा सुनती है तो वह तुरंत खड़ी हो जाती है और डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर से वह कुछ कहती कि डॉक्टर ही मीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, बस अभी बेहोश है, उनको गोली लगी थी, हमने गोली निकाल दी है और सर में काफ़ी गहरी चोट आई थी तो वहाँ पर स्टिचेस लगे हुए। हम आपको उनका पूरा ध्यान रखना है कि उनकी स्टेटस पर ज़्यादा जोर ना पड़े और आपके हस्बैंड को लगभग 12 घंटे में होश आ जाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड को एक VIP रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मीरा हाँ में सर हिलाती है और अब तक उसे इंसान को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरा वार्ड में जाकर एक नज़र उसे शख्स को देखते हैं और कुछ देर तक उसके पास बैठी रहती है। न जाने क्यों उसे शख्स का चेहरा मीरा को कहीं देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन कहाँ देखा था उसे याद नहीं आ रहा था। अभी मीरा उसे इंसान के पास बैठी ही हुई थी कि उसके फ़ोन पर अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते हैं। वह अपने फ़ोन में देखती है तो सुबह के 10 वक्त 4:30 हो रहे थे। मीरा फ़ोन को देखकर गहरी सांस लेती है और फिर उसे शख्स पर अपनी भरपूर नज़र डालकर उसे रूम से निकल जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वो कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।